हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिस्ट्री पाठ नाम है संविधान का निर्माण, और ये चैप्टर 12 है, क्योंकि इसके पहले हमने 11 तक बता दिया था। थोड़ा टाइप करने में साथियों एरर हो गया है। ये अध्याय देख लीजिए, अध्याय 12 यानी 12। इसके पहले हमने 11 तक पूरा करा दिया था विस्तार से, और क्वेश्चन आंसर भी जाके वहाँ आप देख लेंगे। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 1। तो सभी लोग साथियों इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और इस वीडियो में आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें, क्योंकि अंतिम पार्ट है। तो प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो देख सकते हैं क्लास 12 हिस्ट्री संविधान का निर्माण पाठ का नाम है। तो भारतीय संविधान क्या है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान को 9 दिसंबर 1946 से 28 नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, जिनमें 165 दिन बैठकों में गए। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। भारतीय संविधान लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, एवं इसे बनाने हेतु लगभग 64 लाख का खर्च यानी किया गया है। 64 लाख रुपए खर्चा किया गया। अब भारतीय संविधान में भारतीय शासन व्यवस्था, राज्य और केंद्र के संबंधों एवं राज्यों के मुख्य अंगों के कार्यों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का निर्माण देश निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण कार्य में से एक था। भारतीय संविधान का निर्माण जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे बड़े बड़े नेताओं द्वारा किया गया था। अब उथल पुथल का दौर। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इसके निर्माण से पहले के साल काफी उथल पुथल वाले थे। यह महान आशाओं का क्षय भी था, और भीषण मोहभंग का भी। अब आगे क्या हुआ साथी? लोगों की स्मृति में भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज का प्रयास, 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, देश के विभिन्न भागों में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब आगे फिर क्या हुआ? मजदूरों और किसानों के आंदोलन आशाओं के प्रतीक थे, तो वही हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे और देश का बंटवारा भीषण मोहभंग का क्षण था। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों व समुदायों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीति प्रयोग में शामिल करने में मदद दी है। अब आगे क्या हुआ साथी? संविधान की मांग। महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान मांग की कि भारत का राजनीतिक भाग्य एवं भारतीयों द्वारा तय होना चाहिए। कानूनी आयोगों और गोलमेज सम्मेलनों की असफलता के कारण भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 पारित किया गया। कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में मांग की कि भारत का संविधान बगैर किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनना चाहिए। अब आगे यह 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस कार्य समिति ने भारतीयों की अपनी संविधान, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी, अपनी संविधान, फिर क्या हुआ आगे, सभा, संविधान सभा की स्पष्ट रूप से मांग की। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के अनुसार 1946 में हुआ था। इसके अंतर्गत संविधान सभा के कुल चुने गए सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत एवं 93 सदस्यीय देशी रियासतों से चुने गए। अब आगे क्या हुआ, सभी राज्यों व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी, जिसमें से प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा के लिए एक सदस्य प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाना था। प्रांतों के 296 सदस्यों में से स्थानों पर आवंटन कुछ इस प्रकार था: सामान्य 213, मुस्लिम 79 सिख 4 थे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब आगे फिर क्या हुआ, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि प्रांतीय विधायिकाओं ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी, क्योंकि प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की थी और मुस्लिम लीग को अधिकांश मुस्लिम सीट मिल गई थी। लेकिन मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे, क्योंकि वे उसे अंग्रेजी की बनाई हुई संस्था मानते थे। इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे। अब आगे फिर क्या हुआ, परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एक मत नहीं थे। कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न होते थे। कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे, तो कई अन्य जमींदारी के हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे, तो कुछ पक्के धर्मनिरपेक्ष थे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब संविधान सभा में चर्चाएं क्या हैं। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलील अखबारों में भी छापी जाती थी और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। कई भाषा अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए मांग करते थे। संविधान सभा के मुख्य नेता, मुख्य आवाजें। संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे, जिनमें 6 सदस्यों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। इन 6 में से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। इसके अतिरिक्त विधिवेत्ता बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे। संविधान सभा में 2 प्रशासनिक अधिकारी भी थे। इनमें से एक बी.एन. राव भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, जबकि दूसरे अधिकारी एस.एन. मुखर्जी थे। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। नेक्स्ट,
संविधान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा की पहली बैठक, सॉरी टाइप होने में साथी एरर हो गया थोड़ा, पहली बैठक है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, यानी 2 दिन तक ये बने रहे, यानी 9 तारीख और 10 तारीख तक ये सचिदानंद सिन्हा बने रहे, 11 से फिर आगे दूसरा के हुए। देखो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, यानी राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 2 दिन तक डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा रहे 9-10 तारीख को। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। उसके बाद उसमें क्या हुआ, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। सदस्य 389, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मसौदा समिति के प्रमुख अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर साहब थे, संवैधानिक सलाहकार बी.आर. राव थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अवधि 2 महीने 11 महीने 11 दिन। उसके बाद फिर क्या हुआ, नहीं ये थोड़ा अब पूरा संविधान जो बनना था, थोड़ा टाइप होने मेरा साथियों, 2 साल यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतने में बन तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीना 18 दिन, चलिए नोट करिए। अब इसके बाद फिर संविधान पूरा हुआ 26 नवंबर 1950 को, लागू या अधिनियमित 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। इसी दिन जो है 26 जनवरी मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए अब स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब फिर क्या हुआ, संविधान सभा का सत्र 11 सत्र हुआ, संविधान 11 सत्र हुआ, बैठक 165 दिन। अंतरिम सरकार के प्रमुख जवाहरलाल नेहरू, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई 13 अक्टूबर 1946 को। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें भारत को स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य घोषित किया गया था तथा नागरिकों को न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र एवं दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। पंडित नेहरू ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही उभरेगी। भारतीय संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। अब आगे फिर क्या हुआ साथी, पंडित नेहरू जी ने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा, यानी सफेद और गहरे रंग के 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। झंडा होगा जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। वल्लभ भाई पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्ट के प्रारूप लिखने में खास मदद की और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने के लिए में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब इसके अलावा क्या हुआ फिर, कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री भीमराव अंबेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों के थे। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अंबेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने केंद्रीय विधि मंत्री का पद
संभालने का न्योता दिया गया। उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इन भूमिका में उन्होंने संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। उनके साथ दो अन्य वकील भी काम कर रहे थे, गुजरात के के.एम. मुंशी तथा मद्रास के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। फिर क्या हुआ आगे? अंबेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। इस काम में लगभग, स्क्रीनशॉट लीजिए साथी, लगभग 3 वर्ष लगे। इस दौरान हुई चर्चाओं में मुद्रित रिकॉर्ड 11-12 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुआ। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह परछाई दिखाई देता था। 1946-47 ईस्वी के सदी में संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी, परंतु उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था। लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। आगे क्या हुआ साथी? पृथक निर्वाचन की समस्या। 27 अगस्त 1947 ईस्वी को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिकाएं बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। चलिए साथी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका की समस्या पर बहस हुई। मद्रास के बी पोकर बहादुर ने इसका पक्ष लिया, परंतु ज्यादातर राष्ट्रवादी नेताओं जैसे आर.वी. धुलेकर, सरदार पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, बेगम एजाज रसूल आदि ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे देश के लिए घातक बताया। सरदार पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा जहर है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो पृथक निर्वाचिका को फौरन छोड़ दो। जीबी पंत गोविंद बल्लभ पंत जीबी पंत ने एक बहस में कहा कि अलग मतदाता न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी हानिकारक हैं। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक समुदाय का दायित्व था कि वे अल्पसंख्यकों की समस्या को समझे और उनकी आकांक्षाओं के साथ सहानुभूति रखें। अलग मतदाताओं की मांग अल्पसंख्यकों को अस्थायी रूप से अलग थलग कर देगी और उन्हें कमजोर बनाएगी और इसके अलावा यह उन्हें सरकार के भीतर किसी प्रभावी बात से वंचित करेगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अलग अलग मतदाताओं के खिलाफ ये सभी तर्क राष्ट्र की एकता पर आधारित थे, जहां प्रत्येक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्यक्ति एक राज्य का नागरिक होता है और प्रत्येक समूह को राष्ट्र के भीतर आत्मसात होना पड़ता था। संविधान नागरिकता और अधिकार प्रदान करेगा। बदले में नागरिकों को राज्य के प्रति अपनी वफादारी की पेशकश करनी थी। समुदायों को सांस्कृतिक संस्थाओं के रूप में मान्यता दी जा सकती है और राजनीतिक रूप से सभी समुदायों के सदस्य राज्य के सदस्य के बराबर हैं। 1949 तक संविधान सभा के अधिकांश मुस्लिम सदस्यों को अलग अलग मतदाताओं के खिलाफ सहमति दी गई और इसे हटा दिया गया। आगे क्या हुआ साथी? मुसलमानों को यह सुनिश्चित करने के लिए
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने की आवश्यकता थी कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था में निर्णायक आवाज हो। आदिवासी और उनके अधिकार आदिवासी और उनके अधिकार आदिवासी जयपाल सिंह एक आदिवासी ने इतिहास के माध्यम से आदिवासी के शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने आगे कहा कि जनप्रतिनिधियों की जन सॉरी सॉरी उन्हें उन्होंने आगे कहा कि जनजातियों की रक्षा करने का प्रावधान इसलिए साली जी साथी करने की आवश्यकता है, उन्हें सामान्य आबादी के स्तर पर आने में मदद करेंगे। जयपाल सिंह ने कहा कि उन्हें मुख्य धारा में एकीकृत करने के लिए शारीरिक और भावनात्मक दूरी को तोड़ने की जरूरत है। उन्होंने विधायिका में सीट के आरक्षण पर जोर दिया क्योंकि यह उनकी मांगों को आवाज देने में मदद करता है और लोग इसे सुनने के लिए मजबूर होंगे। अब फिर क्या हुआ साथी? हमारे देश के दलित वर्गों के लिए संविधान का प्रावधान। दलित वर्ग हमारे देश की 20 से 25% आबादी बनाते हैं, इसीलिए वे अल्पसंख्यक नहीं हैं, लेकिन उन्हें लगातार हाशिए का सामना करना पड़ता है। दलित वर्गों के सदस्यों को व्यवस्थित रूप से हाशिए पर जाने का सामना करना पड़ा। सार्वजनिक स्थानों तक उनकी पहुंच नहीं थी। उन्हें विकृत सामाजिक और नैतिक आदेशों के माध्यम से दबा दिया गया था। दलित वर्गों की शिक्षा तक कोई पहुंच नहीं थी और प्रशासन में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। चलिए साथी स्क्रीनशॉट ले लिए। दलित वर्गों के सदस्यों ने अस्पृश्यता की समस्या पर जोर दिया, जिसे सुरक्षा और संरक्षण के माध्यम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। हल नहीं किया जा सकता। इसे पूरी तरह से दूर करने के लिए इन लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने और समाज में बदलाव लाने की जरूरत है। अब आगे क्या हुआ? संविधान सभा ने एक प्रावधान किया कि अस्पृश्यता को समाप्त किया। हिंदू मंदिरों को सभी जातियों की और विधायिका में सीटों के लिए खोल दिया गया। सरकारी कार्यालयों में नौकरियां निम्न जातियों के लिए आरक्षित की गई। कई लोगों ने माना कि सामाजिक भेदभाव को समाज के भीतर के दृष्टिकोण में बदलाव के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। अब आगे क्या हुआ? राज्य की शक्तियां क्या हुई? केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार के विभाजन के मुद्दे पर तीव्र बहस हुई। संविधान के विषय की 3 सूचियां प्रदान की गई। पहला है केंद्रीय सूची। केंद्रीय सरकार इस पर कानून बना सकती है। अब आगे क्या हुआ? राज्य सूची। राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है। चलिए साथी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 3 समवर्ती सूची। दोनों संघ और राज्य सरकार सूचीबद्ध वस्तुओं पर कानून बना सकती हैं। आगे क्या हुआ? अधिक मद केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। भारत केंद्रीय में सरकार को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है ताकि वह शांति सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और महत्वपूर्ण हितों के मामले में समन्वय स्थापित कर सके और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूरे देश के लिए बात कर सके। आगे क्या हुआ? हालांकि कुछ कर जैसे कि भूमि और संपत्ति कर, बिक्री कर और बोतल बंद शराब पर कर राज्य द्वारा अपने दम पर वसूले जा सकते हैं। केंद्र और राज्य की शक्तियों पर संथानम का दृष्टिकोण के संथानम ने कहा कि राज्य को मजबूत बनाने के लिए न केवल राज्य बल्कि केंद्र को भी सत्ता में लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र जिम्मेदारी से आगे बढ़ता है तो यह ठीक से काम नहीं कर सकता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि राज्य को कुछ शक्तियां हस्तांतरित की जाए।
अब आगे जो है, फिर के संथानम ने कहा कि राज्यों को उचित वित्तीय प्रावधान दिए जाने चाहिए ताकि वे स्वतंत्र रूप, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी, से काम कर सके और उन्हें मामूली खर्च के लिए केंद्र पर निर्भर रहने की आवश्यकता न हो। यदि सही तरीके से आवंटन नहीं किया गया तो संथानम और अन्य कई लोगों ने अंधेरे भविष्य की भविष्यवाणी की। उन्होंने आगे कहा कि प्रांत केंद्र के खिलाफ विद्रोह कर सकता है और केंद्र टूट जाएगा क्योंकि अत्यधिक शक्ति संविधान में केंद्रीकृत है। मजबूत सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब विभाजन की घटनाओं से मजबूत सरकार की आवश्यकता को मजबूती मिली आवश्यकता को और मजबूती मिली। कई नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर आदि ने मजबूत केंद्र की वकालत की। आगे क्या हुआ, विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफी स्वतंत्रता देने पर सहमति व्यक्त की थी। इस पर मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने पर सहमति हुई, लेकिन विभाजन के बाद कोई राजनीतिक दबाव नहीं था और विभाजन के बाद की आवाज ने केंद्रीकृत शक्ति को और बढ़ावा दिया। आगे क्या हुआ साथी, राष्ट्र की भाषा, संविधान सभा में राष्ट्रभाषा के मुद्दों पर महीनों से, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महीनों से तीव्र बहस हुई। भाषा एक भावनात्मक मुद्दा था और यह विशेष क्षेत्र की संस्कृति और विरासत से संबंधित था। 1930 के दशक तक कांग्रेस और महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी भाषा को समझना आसान था और भारत के बड़े हिस्से के बीच एक लोकप्रिय भाषा थी। विविध संस्कृत और भाषा के मेल से हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी भाषा मुख्य रूप से हिंदी और उर्दू से बनी थी, लेकिन इसमें दूसरी भाषा के शब्द भी थे। लेकिन दुर्भाग्य से भाषा भी सांप्रदायिक राजनीतिक से पीड़ित हुई। धीरे धीरे हिंदी और उर्दू अलग होने लगी। हिंदी ने संस्कृत के अधिक शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसी तरह उर्दू और अधिक दृढ़ हो गई। फिर भी महात्मा गांधी ने हिंदी में अपना विश्वास बनाए रखा। उन्होंने महसूस किया कि हिंदी सभी भारतीयों के लिए एक समग्र भाषा थी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की दलील, आर बी धुलेकर संविधान सभा के सदस्य ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक मजबूत दलील दी जिसमें संविधान बनाया जाना चाहिए। इस दलील का प्रबल विरोध हुआ। असेंबली की भाषा समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्हें यह तय करने की कोशिश की कि देवनागरी लिपि में हिंदी एक आधिकारिक भाषा होगी, लेकिन हिंदी दुनिया के लिए संक्रमण एक क्रमिक प्रक्रिया होगी और स्वतंत्रता के बाद शुरुआती 15 वर्षों तक अंग्रेजी को आधिकारिक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। प्रांत के भीतर आधिकारिक कार्यों के लिए प्रांतों को एक भाषा चुनने की अनुमति थी। उसने हिंदी को लोगों की भाषा के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन भाषा बदली जा रही है। उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हटा दिए गए। यह कदम हिंदी के समावेशी और समग्र चरित्र को मिटा देता है और इसके कारण विभिन्न भाषा समूहों के लोगों के मन में चिंताएं और भय विकसित होता है। अब क्या हुआ, कई सदस्यों ने महसूस किया कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के मुद्दे को सावधानी से व्यवहार किया जाना चाहिए और आक्रामक कार्यकाल और भाषण केवल, चलिए साथी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, को एक भाषा चुनने की अनुमति थी। उसने हिंदी को लोगों की भाषा के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन भाषा बदली जा रही
उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हटा दिए गए। यह कदम हिंदी के समावेशी और समग्र चरित्र को मिटा देता है और इसके कारण विभिन्न भाषा समूहों के लोगों के मन में चिंताएं और भय विकसित होता है। कई सदस्यों ने महसूस किया कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के मुद्दे को सावधानी से व्यवहार किया जाना चाहिए और आक्रामक कार्यकाल और भाषण केवल गैर हिंदी भाषी लोगों में भय पैदा करेगा और इस मुद्दे को और जटिल करेगा। विभिन्न हितधारकों के बीच आपसी समझ होनी चाहिए। हिंदी के प्रभुत्व का डर। अब आगे क्या हुआ? संविधान सभा के सदस्य एस.जी. दुर्गाबाई ने कहा कि दक्षिण भारत में हिंदी के खिलाफ तीव्र विरोध है। भाषा के संबंध में विवाद के प्रादुर्भाव के बाद प्रतिद्वंदी में एक डर है कि हिंदी प्रांतीय भाषा के लिए विरोधी है और यह प्रांतीय भाषा और इसके साथ जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की जड़ को काटती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले ली साथी। अब इसी के साथ ये पूरा हुआ। चलिए साथियों, अब जो है ये पार्ट पूरा। देखो फिर से देखो, भाषा के हिंदी फिर पढ़ते हैं। हिंदी के प्रभुत्व का डर। संविधान सभा के सदस्य एस.जी. दुर्गाबाई ने कहा कि दक्षिण भारत में हिंदी के खिलाफ तीव्र विरोध है। भाषा के संबंध में विवाद के प्रादुर्भाव के बाद प्रतिद्वंदी में एक डर है कि हिंदी प्रांतीय भाषा के लिए विरोधी है और यह प्रांतीय भाषा और इसके साथ जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की जड़ को काटती है। तो साथियों, ये पाठ हुआ पूरा और ये अध्याय कितना था मैं फिर लिख दे रहा हूँ। अध्याय 12 था। अध्याय 12 अब पार्ट 1 है। विस्तार से मैंने साथियों चर्चा कर दिया हूँ। आप इसको जो है मन लगा के देख लीजिए और उसके बाद इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर श्रृंखला जल्द ही लाएंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इसी से बार बार पूछे गए हैं। तो साथियों, इसे आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और चलिए हम इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।